बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम लीच के 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने जो है 3 टाइप्स ऑफ मीनिंग को डिस्कस किया था, कॉन्सेप्चुअल, कॉनोटेटिव एंड सोशल, या जिसको हम सोशियो स्टाइलिस्टिक मीनिंग भी कहते हैं। आज हम 4th टाइप ऑफ मीनिंग को डिस्कस करते हैं और जितने भी रहते हैं उनको वन बाय वन विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। सो द 4th टाइप ऑफ मीनिंग इज अफेक्टिव मीनिंग। अफेक्टिव मीनिंग, अब अफेक्टिव मीनिंग को इमोटिव मीनिंग भी कहा जाता है। अब ये है क्या बेसिकली, ये जो टाइप ऑफ मीनिंग होती है बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू योर इमोशंस। ये आपके इमोशंस को, आपके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती है। वेन एवर यू स्पीक, वेन एवर यू यूज लैंग्वेज, जब भी आप लैंग्वेज यूज करते हैं तो उससे आपका एटीट्यूड भी शो होता है, आपका बिहेवियर एंड द वे यू स्पीक, आपके स्टाइल से आपके इमोशंस एंड आपकी फीलिंग्स का भी पता चलता है। उससे जो मीनिंग निकलती है उसको अफेक्टिव मीनिंग कहा जाता है। आइए देखते हैं कि जोफ्री लीच इसको कैसे डिफाइन करते हैं। जोफ्री लीच सेज कि जो लैंग्वेज है इट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनल फीलिंग्स। वेन एवर यू स्पीक, वो जो लैंग्वेज होगी, द वे यू स्पीक, वो रिफ्लेक्ट करेगा यूर पर्सनल फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर और हिज एटीट्यूड टू समथिंग ही इज टॉकिंग अबाउट, या जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसके हवाले से आपका एटीट्यूड कौन सा है वो आपके बात करने के अंदाज से वो समझ आ जाता है। ओके, तो जो मीनिंग निकलती है उस मीनिंग को हम क्या कहते हैं, अफेक्टिव मीनिंग कहते हैं। लीच जो है वो कहते हैं कि ये जो टाइप ऑफ मीनिंग है बेसिकली दिस इज पैरासाइटिक कैटेगरी। ये पैरासाइटिक इन नेचर है। व्हाई? क्योंकि ये कन्वे होती है थ्रू योर कॉन्सेप्चुअल, कॉनोटेटिव और स्टाइलिस्टिक मीनिंग से, मीनिंग के थ्रू ये जो कन्वे होती है, दिस इज कन्वेड थ्रू द कॉन्सेप्चुअल और कॉनोटेटिव या स्टाइलिस्टिक जो मीनिंग्स है, कंटेंट ऑफ द वर्ड्स यूज्ड। तो ये उनकी मीनिंग पे क्या करती है, डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई लीच जो है वो इनको क्या कहते हैं कि ये पैरासाइटिक कैटेगरी है। इन सिंपल टर्म्स में आपको बताता हूँ कि अफेक्टिव मीनिंग है क्या। आप क्या है, किसी सिचुएशन में यू आर फॉर्मल एंड किसी सिचुएशन में यू आर इनफॉर्मल। किसी सिचुएशन में आप डायरेक्ट वे में बात करते हैं एंड किसी सिचुएशन में आप जो है वो इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं। एंड समटाइम्स यू आर पोलाइट, आप पोलाइट होते हो, एंड समटाइम्स यू आर इम्पोलाइट। तो ये जो यू आर बीइंग पोलाइट और इम्पोलाइट, यू आर बीइंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो ये क्या है बेसिकली, दीज आर द अफेक्टिव मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल लीच जो है उन्होंने अपने बुक में जो है 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। द वन इज आई एम टेरिबली सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम टेरिबली सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई वॉन्डर if you would be so kind as to lower your voices a little। अगर आपने किसी को चुप कराना है, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट वे में भी बोल सकते हैं, आप इनडायरेक्ट वे में भी बोल सकते हैं। आप पोलाइट जो है पोलाइटनेस भी शो कर सकते हैं, आप इम्पोलाइटनेस भी शो कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस पे, आपके सोशल रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि आपका आपके लिसनर के साथ कौन सा रिलेशनशिप है। ओके, अगर आप वो फॉर्मल रिलेशनशिप है तो आप जो है वो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आप यूज करेंगे कि आई एम टेरिबली सॉरी टू इंटरप्ट बट आई वांट इफ यू वुड बी सो काइंड एज टू लोअर योर वॉइसेस अ लिटिल। इसका मतलब ये है कि क्या आप जो है वो अपनी आवाज जो है वो कम करेंगे, ठीक है। तो ये एक पोलाइट वे है। अब इससे क्या शो हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये आपकी पर्सनल फीलिंग्स का, आपकी पर्सनल फीलिंग्स कौन सी हैं कि यू आर बीइंग पोलाइट, आप जो है पोलाइट हो रहे हैं विथ यूर लिसनर। तो उनसे एक जो है पोलाइट वे में आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो यू आर बीइंग पोलाइट, ये क्या है, दैट इज द अफेक्टिव मीनिंग। और दूसरा, एंड इन सम अदर सिचुएशन सेम ही मैसेज को कन्वे करने के लिए सिंपली आप कहते हैं कि विल यू बेल्ट अप, विल यू बेल्ट अप। अब विल यू बेल्ट अप ये क्या है, दिस इज द डायरेक्ट वे, ये डायरेक्ट वे है and this is an impolite way as well। when you are impolite और आपका जो सोशल रिलेशन है विद योर लिसनर वो ऐसा है कि योर स्टेटस इज हायर देन हिज, उसके स्टेटस से आपका स्टेटस हायर है, तो आप बिल्कुल क्या हो जाते हैं, इम्पोलाइट होकर उसको क्या कहते हैं, विल यू बेल्ट अप,
अब विल यू बेट, अब कौन सी मीनिंग कन्वे हो रही है? टू मीनिंग्स आर बीइंग कन्वेड, एक तो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग भी कन्वे हो रही है, लॉजिकल या लिटरल मीनिंग के खामोश हो जाएं, ठीक है। और दूसरी जो मीनिंग है वो दूसरी मीनिंग ये है कि यू आर बीइंग इम्पोलाइट, यू आर बीइंग इम्पोलाइट। ये जो यू आर बीइंग इम्पोलाइटनेस वाली जो ये मीनिंग है इसको हम क्या कहते हैं? अफेक्टिव मीनिंग कहते हैं। सो इट मीन्स कि व्हेनेवर यू टॉक, तो आप जो है रिफ्लेक्ट करते हो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को थ्रू योर लैंग्वेज, और उन जो है फीलिंग्स या इमोशंस जिनको आप रिफ्लेक्ट करते हो बाय यूजिंग योर लैंग्वेज, तो उसको हम क्या कहते हैं? अफेक्टिव मीनिंग कहते हैं। द फिफ्थ टाइप ऑफ मीनिंग इज रिफ्लेक्टेड मीनिंग। अब रिफ्लेक्टेड मीनिंग का क्या मतलब है? रिफ्लेक्ट, अब ये रिफ्लेक्ट करता है, कोई भी अगर वर्ड आप यूज करते हैं तो वो वर्ड रिफ्लेक्ट करता है मल्टीपल मीनिंग्स को। अब ये जो टाइप ऑफ मीनिंग है रिफ्लेक्टेड मीनिंग, ये तब होती है जब एक वर्ड की मतलब डिफरेंट या मल्टीपल कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स होती हैं, मल्टीपल लिटरल मीनिंग्स होती हैं। तो क्या होता है कि जब भी आप वो वर्ड सुनते हैं तो एट वंस आपके माइंड में जो है वो वर्ड सुनते ही एक दूसरी तरफ आपका माइंड चला जाता है, उसके दूसरी जो है मीनिंग होगी जिसको हम टैबू मीनिंग कहते हैं, जो कि अवॉइडेड होते हैं, हम जो है वो खुल के बात नहीं कर पाते किसी भी सोसाइटी में। तो उस हवाले से अगर आपका माइंड चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड मीनिंग। क्योंकि आपने जैसे ही वर्ड सुना और उस सिचुएशन में उस वर्ड का मतलब कुछ और होगा, बट आपके माइंड में क्योंकि आपको पता है कि उस वर्ड की मल्टीपल मीनिंग्स हैं, तो एट वंस आपका माइंड जो है वो दूसरे सेंस की तरफ जाता है। तो जब आपका माइंड दूसरे सेंस की तरफ जाएगा तो उस मीनिंग को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिव मीनिंग कहते हैं। नाउ जॉफ्री लीच जो है वो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ही सेज कि दिस टाइप ऑफ मीनिंग arises in cases of multiple conceptual meaning। जिस वर्ड की मल्टीपल कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स होती हैं वहां पे ये मीनिंग क्या होती है? अराइज होती है। when one sense of a word when one sense of a word forms part of our response to an other sense, एट वंस हमारा जो माइंड है वो दूसरे सेंस की तरफ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड मीनिंग कहते हैं। ये कब होता है? ये ज्यादातर उन वर्ड्स के साथ होता है जो मतलब टेबू वर्ड्स हैं, टेबू वर्ड्स। फॉर एग्जांपल अब इंटरकोर्स, अब द वर्ड इंटरकोर्स, अब इंटरकोर्स यूजुअली हम जो है वो कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं ना। अब यहाँ पे जैसे आप इंटरकोर्स का मतलब सुनते हैं तो एट वंस आपके माइंड में एक सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो आ जाती है। तो इट मीन्स कि वो जो माइंड में जो सेंस आएगा उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड मीनिंग कहते हैं। लाइकवाइज इजैकुलेशन, इरेक्शन, अब नाउ दीज वर्ड्स जो है ये इन देयर इनोसेंट सेंसेस कांट बी यूज्ड, हम इनको जो है फॉर्मली इनोसेंट सेंस में यूज ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनकी जो मीनिंग्स हैं वो टेबू मीनिंग्स भी हैं। इजैकुलेशन, इरेक्शन या इंटरकोर्सेस, इनका जो है एक सेक्सुअल मीनिंग भी अटैच्ड है। सो दैट्स व्हाई वी अवॉइड यूजिंग दीज वर्ड्स इन द फॉर्मल सेटिंग एज वेल। अब इससे होता क्या है? जो दिस प्रोसेस ऑफ टेबू कंटेमिनेशन, ये जो प्रोसेस है एट वंस आपका माइंड दूसरी तरफ जा रहा है, तो दिस प्रोसेस ऑफ टेबू कंटेमिनेशन हैज अकाउंटेड इन द पास्ट फॉर द डाइंग आउट ऑफ द नॉन टेबू सेंस ऑफ ए वर्ड। अब जो इसके जो नॉन टेबू सेंस है ना वो भी फिर क्या हो जाता है? वो भी खत्म हो जाता है। व्हाई? बिकॉज हम इसको इन फॉर्मली रूटीन में वी कांट यूज सच वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स को हम यूज ही नहीं कर पाते क्योंकि दे हैव द मल्टीपल कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स। एक तो उनकी जो है वो सही जो है नॉर्मल यूज होने वाली मीनिंग होती है और दूसरी जो है वो सेक्सुअल टाइप वाली। तो हम क्या करते हैं? इन द फॉर्मल सेटिंग वी अवॉइड यूजिंग देम। तो उससे क्या होता है कि जो इनका जो नॉन टेबू सेंस होता है, जो इसकी दूसरी मीनिंग होती है वो भी क्या होती है? डाई आउट हो जाती है। मजीद बताते हैं कि जो एक ब्लूमफील्ड है, ब्लूमफील्ड एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उन्होंने द वर्ड कॉक, कॉक को रूस्टर से रिप्लेस किया। उन्होंने कहा कि जो जैसे ही कॉक बंदा जो रीडर है वो पढ़ता है या सुनता है तो एट वंस उसका माइंड किसकी तरफ जाता है? जो मेल्स प्राइवेट पार्ट है उसकी तरफ जाता है। तो इट मीन्स कि वो फिर रूस्टर को क्या करता है? द वर्ड रूस्टर को कॉक मीन्स जो कॉक एंड हैन, तो वो जो मेल जो हैन है या जिसको मुर्गा, तो उसको वो क्या कहता है? वो प्रेफर करता है रूस्टर। क्यों? क्योंकि कॉक के साथ एक टेबू मीनिंग भी अटैच्ड है। लाइकवाइज ही वांटेड्स, लीच वांटेड्स, लीच जो है वो वांटेड्स होते हैं, वो ये समझते हैं कि अब क्या इंटरकोर्स भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा, इसकी जो मीनिंग है दूसरी
जो फॉर्मल मीनिंग वो भी क्या खत्म हो जाएगी जस्ट बिकॉज कि एक टैबू मीनिंग इसके साथ अटैच्ड है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ टैबू कंटेमिनेशन है, इससे जो है वर्ड्स की जो नॉन टैबू सेंस है वो भी क्या हो जाता है, डाई आउट हो जाता है। नाउ आई रिपीट माई सेल्फ, रिफ्लेक्टेड मीनिंग क्या है? रिफ्लेक्टेड मीनिंग तब अराइज होती है जब एक वर्ड की जो है मल्टीपल कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स हैं। तो जब भी आप वो वर्ड सुनते हो तो एट वंस आपका माइंड जो है उसका जो दूसरा टैबू सेंस होता है उस तरफ चला जाता है। तो उस मीनिंग को हम क्या क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड। वो मीनिंग क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। तो दैट्स वाई जो है लीड उसको रिफ्लेक्टेड मीनिंग कहते हैं। द सिक्स्थ टाइप ऑफ मीनिंग इज कोलोकेटिव मीनिंग। कोलोकेटिव मीनिंग, अब कोलोकेटिव मीनिंग का मतलब क्या है? एक वर्ड जो है वो यूजुअली दूसरे वर्ड के साथ हमेशा यूज होता है इन लैंग्वेज, ठीक है, वो कोलोकेट्स करते हैं हमेशा। अब जॉफरी लीच इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ही सेज कि दिस टाइप ऑफ मीनिंग जो है वो कंसिस्ट ऑफ द एसोसिएशंस अ वर्ड एक्वायर्स ऑन अकाउंट ऑफ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स व्हिच टेंड टू अकर इन इट्स एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में अब होता क्या है कि जो है डिफरेंट वर्ड्स जो है वो क्या करते हैं? कोलोकेट्स करते हैं। कोलोकेट्स मीन्स दे आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर। अब अगर उसको जो है आप रिप्लेस करते हैं विद एन अदर वर्ड तो वो फिर क्या हो जाता है? वो रॉन्ग हो जाता है, वो गलत हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि वो अपनी लिटरली मीनिंग जो है वो दे, उसमें कॉन्सेप्चुअल मीनिंग दे, नहीं, वहां पे जो मीनिंग निकलेगी वो कौन सी मीनिंग होगी? दैट वुड बी कोलोकेटिव मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे द वर्ड प्रीटी एंड हैंडसम, दीज टू वर्ड्स, ये किसको, इनकी मीनिंग क्या है? इनकी मीनिंग है गुड लुकिंग। प्रीटी रेफर्स टू गुड लुकिंग, लाइकवाइज ये जो हैंडसम है इसका मतलब भी क्या है? गुड लुकिंग। बट जो दी वर्ड्स जिनके साथ ये यूज होते हैं दे आर डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीटी, यू कैन यूज द वर्ड प्रीटी विथ अ गर्ल, अ बॉय, अ विमन, अ फ्लावर, अ गार्डन, अ कलर एंड एटसेट्रा। यू कांट से के a handsome flower, you can't say a handsome flower, you can't say जो है a handsome garden, आप handsome garden भी नहीं कह सकते, आप handsome flower भी नहीं कह सकते। whereas you can use the word pretty instead, आप कह सकते हैं कि pretty flower, pretty garden। likewise ये जो the word handsome है ये किनके साथ यूज होता है? boy के साथ, man के साथ, car के साथ, and car, now you can't say a pretty car, you will be saying handsome car। Likewise, you will be saying handsome vessel. You can't say pretty vessel। तो overcoat के साथ भी आप क्या यूज करते हो? You use handsome। तो it means कि ये जो words हैं they collocate। ये collocate means they co-occur। They co-occur in certain situations। Means जब ये यूज होंगे तो ये एक साथ यूज होंगे। Okay? अब for example the word bitter। अब the word bitter इसके जो synonym है वो क्या है? sour। sour, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। दे आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ देयर मीनिंग। बिटर या sour ये दोनों क्या है? सिमिलर है। बट टीयर्स के साथ, द वर्ड टीयर्स के साथ यू कांट यूज sour, you can't say sour tears, you will be saying bitter tears। likewise we have another example जैसे coffee, the word coffee। अब coffee, now coffee के साथ आप क्या यूज करते हो? you will be using strong coffee, you will be saying strong coffee। so जो है यहाँ पे you can't replace this strong with brave, you can't say brave या you can't say powerful, पावरफुल भी आप नहीं कह सकते। तो इट मीन्स कि जो कोलोकेटिव मीनिंग है ये वर्ड्स जो हैं एक साथ ये कब अराइज होती है? व्हेन द वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर, जब वर्ड्स एक साथ यूज होते हैं जो मीनिंग निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? कोलोकेटिव मीनिंग कहते हैं। और जो है वो वर्ड हमेशा कॉम्बिनेशंस में यूज होंगे। आप उस जो एडजेक्टिव है वहाँ पे आप उसको किसी दूसरे एडजेक्टिव के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। द लास्ट टाइप ऑफ मीनिंग जो है वो है थीमेटिक मीनिंग। अब थीमेटिक मीनिंग क्या होती है? ये अराइज होती है आपका जो मैसेज है वो उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो इन टर्म्स ऑफ ऑर्डरिंग, फोकस एंड एम्फेसिस। आप अपने मैसेज को कैसे जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हो सेंटेंस में, ऑर्डर के बेसिस पे, उसके फोकस के बेसिस पे एंड उसके एम्फेसिस के बेसिस पे। अब पहले देखते हैं कि जॉफरी लीच इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ही सेज कि ये जो थीमेटिक मीनिंग है ये है कि व्हाट इज कम्युनिकेटेड बाय द वे, क्या बोला जा रहा है, बाय द वे इन व्हिच स्पीकर और राइटर ऑर्गेनाइजेस द मैसेज इन टर्म्स ऑफ ऑर्डरिंग, फोकस एंड एम्फेसिस। इट मीन्स कि जो आप ऑर्गेनाइज करते हो, आप
आपका मैसेज वो हर सिचुएशन में सेम नहीं होता. You organize your message in different ways by using different syntactical structure. आप हमेशा सेम ही स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंस का यूज नहीं करते. आपका फोकस, आपका एम्फेसिस जो है वो क्या करता है, वो अफेक्ट करता है द वे यू स्पीक. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका फोकस है ऑन द डूअर ऑफ एन एक्शन, you use active voice, and when your focus is on the action, on something being done, then you use passive voice. Likewise, जो जॉफ्री लीच है उन्होंने अपनी बुक में ये एग्जाम्पल्स कोट किए हैं. उन्होंने कहा है कि मिसिस बेसी स्मिथ डोनेटेड द फर्स्ट प्राइज. अब मिसिस बेसी स्मिथ जो है उन्होंने क्या डोनेट किया, उन्होंने फर्स्ट प्राइज डोनेट किया. लाइकवाइज वी हैव अनदर सेंटेंस, इसका पैसिव वॉइस, द फर्स्ट प्राइज वाज डोनेटेड बाय मिसिस बेसी स्मिथ. अब ये एक्टिव वॉइस एंड ये पैसिव वॉइस दो के आपको लग रहा होगा कि देयर कॉन्सेप्चुअल मीनिंग इज सेम. यस, देयर कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है वो टू सम एक्सटेंट इज सेम, बट यू विल बी यूजिंग दिस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. जब भी आप इनकी यूजेज की बात आएगी तो आप क्यों के मतलब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मिसिस बेसी स्मिथ डोनेटेड द फर्स्ट प्राइज. अब ये किस क्वेश्चन को जो है वो रेफर करता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू कि व्हाट डिड मिसेस बेसी स्मिथ डोनेट, व्हाट डिड मिसेस बेसी स्मिथ डोनेट, तो आपका आंसर क्या होगा, यू विल बी सेइंग कि मिसेस बेसी स्मिथ डोनेटेड द फर्स्ट प्राइज. ओके, सो दिस इज व्हाट शी डोनेटेड. Whereas अगर पैसिव वॉइस में इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन के कौन सा क्वेश्चन है कि who donated the first prize, who donated the first prize, then your answer would be okay, the first prize was donated by Mrs. Bessie Smith. Now you see in this sentence your focus and your emphasis is on Mrs. Bessie Smith and what she donates. Okay, your focus is on two things, एक तो Mrs. Bessie Smith and what she donates, whereas यहाँ पे the first prize पे क्या है, आपका focus है, and then ये जो है लास्ट में चला जा रहा है Mrs. Bessie Smith. It means कि you emphasize the action being done. आपका जो emphasis है वो किस पे है, on the action being done पे. Okay, likewise we have other जो है sentences too. जैसे for example ये भी जॉफ्री लीच ने अपनी बुक में दिए हुए हैं कि a man is waiting in the hall, a man is waiting in the hall. Likewise you can also say कि there is a man waiting in the hall. Again इनकी conceptual meaning क्या है, सेम है, but their usage would be different in different context. तो इस मीनिंग को, इस टाइप की मीनिंग को हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मीनिंग कहते हैं. कि जब कि ये आप किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि द वे यू ऑर्गेनाइज योर मैसेज, द वे यू फॉर्म द सेंटेंस, आप अपने सेंटेंस का आपके मैसेज को कन्वे करने के लिए कैसा बनाते हो. तो जो मीनिंग निकलेगी उस सिचुएशन में, तो उस मीनिंग को हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मीनिंग कहते हैं. आई होप कि ये 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग आपको समझ आ गए. छोटा सा ब्रीफ जो है वो रिव्यू करते हैं. जो 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग है वो कौन कौन सी हैं. कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, कॉनोटेटिव मीनिंग, सोशल मीनिंग, अफेक्टिव मीनिंग, रिफ्लेक्टिव मीनिंग, होलोकेटिव मीनिंग एंड द लास्ट वन इज थीमेटिक मीनिंग. अब ये जो ये दो 5 टाइप ऑफ मीनिंग, 5 टाइप्स ऑफ मीनिंग, ये क्या है बेसिकली, इनको हम एसोसिएटिव मीनिंग कहते हैं. जॉफ्री लीच ने कहा है कि दीज आर एसोसिएटिव मीनिंग. सो इट मीन्स कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीनिंग, कॉन्सेप्चुअल, एसोसिएटिव एंड थीमेटिक. एंड ये जो एसोसिएटिव मीनिंग्स हैं दे हैव बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू दीज कैटेगरीज. इनको कैटेगराइज किया गया है कॉनोटेटिव, सोशल, अफेक्टिव, रिफ्लेक्टिव एंड कोलोकेटिव में. अब ये एसोसिएटिव मीनिंग क्या है कि यू एसोसिएट the word with other senses on the basis of context के बेसिस पे, आप अपनी फीलिंग्स के बेसिस पे, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव मीनिंग. ओके, अब कॉन्सेप्चुअल क्या है, लिटरल मीनिंग. कॉनोटेटिव मीनिंग क्या है, जो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे किसी वर्ड को समझने की कोशिश करते हो. सोशल मीनिंग क्या है, इन द सोशल सेटिंग जो वर्ड की मीनिंग निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, सोशल मीनिंग, या इसको सोशो स्टाइलिस्टिक मीनिंग भी कहा जाता है. कि आपको पता होगा कि एक ही लैंग्वेज यूज करने वाले बंदों का क्या होता है, डिफरेंट स्टाइल होता है, या इन डिफरेंट सिचुएशन आपका स्टाइल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो उसमें से जो मीनिंग निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, सोशो स्टाइलिस्टिक मीनिंग, या सिंपली यू कैन कॉल इट सोशल मीनिंग. एंड अफेक्टिव जो मीनिंग है बेसिकली, अब अफेक्टिव मीनिंग, अफेक्टिव ये डिपेंड करती है इन 3 टाइप्स ऑफ मीनिंग पे, ये निकलती इन तीनों से है, बट इसमें आपका जो टोन है वो चेंज होता है, इंटोनेशन,
यू कन्वे योर इमोशन, आप इमोशन कन्वे करते हो टोन के साथ, आप अपने इंटोनेशन के साथ जो है क्या करते हो, यू कन्वे योर इमोशंस। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरजेक्शंस हम यूज करते हैं ना, इंटरजेक्शंस आ, ओ, yippee, हुरे। अब ये क्या है, ये इंटरजेक्शंस, वी आर यूजिंग दीज इंटरजेक्शंस टू कन्वे अवर इमोशंस। तो वो भी, अब हुरे, हुरे की मीनिंग भी किसमें से निकलेगी, ओ की मीनिंग भी क्या होगी, अफेक्टिव मीनिंग, क्योंकि दैट वर्ड क्या कर रहा है, इट कन्वेज माय इमोशन। ओके, अब रिफ्लेक्टेड मीनिंग क्या होती है, अब रिफ्लेक्टेड मीनिंग ये अराइज होती है व्हेन द वर्ड हैज मल्टीपल कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स या मल्टीपल लिटरल मीनिंग्स। जब एक वर्ड की जो है वो ज्यादा क्या होती है, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स होती हैं, तो रिफ्लेक्ट, आपका माइंड जो है दूसरी तरफ चला जाता है टेबू सेंस के हवाले से, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव मीनिंग। एंड कोलोकेटिव मीनिंग, अब कोलोकेटिव मीनिंग क्या है कि जो वर्ड्स है वो को-ऑकर, दे को-ऑकर इन सर्टेन सिचुएशंस, ओके, दे आर ऑफन यूज्ड टुगेदर, वो अक्सर एक साथ यूज होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्ट्रॉन्ग कॉफी, अब नाउ यू कांट से कि ब्रेव कॉफी, लाइकवाइज बिटर टीयर्स, यू कांट से कि सावर टीयर्स। तो लाइकवाइज आप क्या यूज करते हैं, डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं और उनकी जो मीनिंग निकलती है उनको हम क्या कहते हैं, कोलोकेटिव मीनिंग कहते हैं। अब थेमेटिक मीनिंग, अब थेमेटिक मीनिंग कहाँ से निकलती है, द वे यू ऑर्गेनाइज योर मैसेज, जैसे आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यू कैन यूज, यू कैन फॉर्म, ठीक है ना, उनकी जो मीनिंग निकलेगी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, तो उनको हम क्या कहेंगे, थीमेटिक मीनिंग कहेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।